कमांडो धीरे से मुस्कुराया। वह ऋतु थी। उसका नाम उसके आईफोन के चूर चूर हो चुकी स्क्रीन पर चमका। 4 महीने पहले की ही बात है, साल 2014। वैलेंटाइन डे के दिन ही दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, क्योंकि यह ऋतु की ही इच्छा थी। बस अब 2 और महीने बचे थे और उसके बाद कमांडो को पता था कि क्या होने वाला है। पैरा एसएफ यूनिट के उसके साथी जवान उसे कंधे पर बिठाकर घर वापसी के लिए रवाना करेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा के उस गांव में, जहां उसके घर में अभी से उसकी मां ने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ रोहतक में ऋतु अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि कब कमांडो फ़ोन उठाएंगे, और उसने ये तय कर लिया था कि जब तक फ़ोन की घंटी पूरी तरह से बज नहीं लेगी, वह फ़ोन नहीं काटेगी। और यदि कमांडो ने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसका मतलब वह जानती थी कि वह उसे वापस फ़ोन ज़रूर करेंगे। हम बात कर रहे हैं कैप्टन जयदेव डांगी की, जो दक्षिण कश्मीर में उस जगह तैनात थे जिसे आतंकवादियों का स्वर्ग कहा जाता था। वहीं पर उनकी टीम का ऑपरेशन बेस था। 25 साल के गबरू जवान कैप्टन जयदेव डांगी हमेशा पलटकर फ़ोन करते थे। उन्होंने कॉल रिसीव करने के लिए फ़ोन की स्क्रीन को स्वाइप किया। इस साल की शुरुआत में ही दोनों परिवारों ने उनका रिश्ता करने का फैसला किया था। इससे पहले दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। सगाई के बाद कैप्टन डांगी के पास कोई चारा नहीं था कश्मीर अपने बेस पर वापस लौटने के अलावा, और एक दूसरे को दोनों फ़ोन टेक्स्ट मैसेज के ही ज़रिए जानने का फैसला किया। रोज़ाना दोनों एक दूसरे को फ़ोन करते, लेकिन यह बातचीत कभी कभी केवल कुछ ही सेकंड की हो पाती। जून महीने की एक शाम थी। कैप्टन डांगी उस दिन बहुत ही रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे। ऐसा ऋतु को कभी कभी ही महसूस होता था। उस दिन ऋतु को कैप्टन डांगी की आवाज़ बेहद शांत व खुशनुमा लगी, और इसीलिए उसने उनके कामकाज के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। इसके बजाय वह हल्की फुल्की बातें करने लगी। ऋतु ने जयदेव को बताया कि उसने अपनी शादी में कौन से ड्रेस पहनने का फैसला किया है। साथ ही उसने बताया कि कौन कौन मेहमान शादी में आएंगे। कैप्टन डांगी अक्सर ऐसा होता था कि ऋतु की कही एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनते थे, लेकिन अचानक ऋतु को फ़ोन पर महसूस हुआ कि जयदेव का ध्यान उसकी बातों पर है ही नहीं। ऋतु को लगा वह खामोशी में किसी से अकेले ही बात कर रही है। कुछ गड़बड़ थी। कमांडो जयदेव अपनी मंगेतर से जब भी बात करते, भले ही वह कुछ सेकंड की ही क्यों ना हो, वह बड़े ही ध्यान से सुनते थे। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि जयदेव ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, ऋतु सुनो, मैं बात नहीं कर सकता, बाद में तुमसे बात करूंगा, कॉल बैक मत करना। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काटा था। ऋतु फ़ोन कटने के बाद भी फ़ोन को कुछ सेकंड तक अपने कानों पर लगाए रही। क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कुछ क्षण इंतज़ार किया। उसके बाद उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जब भी तुम फ्री हो तो मुझे फ़ोन करना और अपना ख्याल रखना। यह नई तरह की खामोशी थी। ऋतु के साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। कैप्टन डांगी फुसफुसाहट सी की एक आवाज़ में यही ऐसा कुछ कहकर फ़ोन काट देते थे। 1 महीने पहले की ही बात है, 5 मई को, जब देश लोकसभा चुनाव का नतीजों का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके मंगेतर को अचानक एक ऑपरेशन पर जाना पड़ा था। उनकी टीम ने त्राल के समीप एक गांव में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। उस दिन भी कैप्टन डांगी ने ऐसे ही अचानक फ़ोन काट दिया था। ऋतु को यह बात पता थी कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह एक सैनिक है, जिसका काम आतंकवादियों का पीछा करना और उन्हें मार गिराना है। लेकिन पहली बार उसका खून जम सा गया था। ऐसा इससे पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था।
एक नई और अजीब सी बात थी जिसकी वह कभी अभ्यस्त नहीं हो पाएगी और न ही कैप्टन डांगी का परिवार। 19 जून 2014 की शाम को कमांडो ब्रीफिंग रूम में इकट्ठा हुए। कैप्टन डांगी और उनके पैरा एसएफ योद्धा टीम उस दिन सुबह एक ऑपरेशन से बेस पर लौटी थी और जैसे ही कैप्टन डांगी ने कुछ क्षण सुकून के बिताए ही थे और ऋतु को फोन मिलाया कि तुरंत ही खुफिया जानकारी बेस पर पहुंच गई। टीम को तुरंत खुफिया जानकारी के बारे में चौकन्ना किया गया। खबर मिली थी कि 10 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर बूछू गांव में एक घर में एक आतंकवादी छुपा हुआ है। टीम अपने फील्ड हेडक्वार्टर्स से जैसे ही बाहर निकली, यूकेलिप्टस के पेड़ों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। गर्मी का महीना था, लेकिन हवा ठंडी बह रही थी। कुछ ही दूर पर कश्मीरी लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट की गेंद बल्ले से टकराकर विलो पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक अलग सी आवाज करती थी। ऐसी आवाजें सुनाई देना बहुत आम बात थी। जवानों ने आखिरी बार अपने हथियारों की जांच पड़ताल की और उनके भीतर एक बिजली सी कौंध थी। जवान इस कौंध को पहचानते थे। हर बार की तरह जब भी वह शिकार पर निकलने से पहले तैयार होते तो उनके भीतर कुछ ऐसी ही बिजली कौंध जाती। कैप्टन डांगी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वैसे तो वे क्लीन शेव रखना पसंद करते थे, लेकिन बढ़ी हुई दाढ़ी उन्हें उनकी उम्र से भी अधिक बड़ा बता रही थी। दाढ़ी को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह केवल 25 साल के जवान हैं। कुछ भी कहो, लेकिन उनके काम के लिहाज से यह दाढ़ी बढ़ाना उनके लिए काफ़ी सही था। दाढ़ी उन्हें अपनी पहचान छुपाने में मदद करती थी और देखने से यह नहीं लगता था कि वह यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। दाढ़ी रखने का एक और कारण था। सगाई के समय वे क्लीन शेव थे। उसके बाद से ही उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी और वह बढ़ी हुई दाढ़ी की फोटो सेल्फी रोज ऋतु को भेजते थे। ऋतु को भी वह पसंद आई थी। उसने कैप्टन से कह दिया था कि वह दाढ़ी साफ नहीं करे। कैप्टन डांगी और उनकी टीम उस शाम जिस अभियान पर निकली थी वह खास था। कमांडो महीनों से इस खुफिया जानकारी का इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव ही बता रहे थे कि टीम के जवान कितने उत्साह और उत्तेजना में थे। जिस आतंकवादी के गांव में छिपे होने की खबर थी वह कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था। वह हाथ में AK-47 और कुछ मैगजीन लेकर घूमने वाला आतंकवादी भी नहीं था। वह दक्षिण कश्मीर में कई सालों से सक्रिय था और कैप्टन डांगी की टीम ने आज तक जिन आतंकवादियों को मार गिराया था यह उनसे कहीं अधिक खतरनाक और खूंखार था। वह आतंकवादी था आदिल अहमद मीर, हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडो कई महीनों से उसकी तलाश में थे और हर बार उन्हें विफलता ही हाथ लगती थी। आदिल बुरहान वानी का गुरु था और ट्रेनर भी था। बुरहान वानी उस समय हिजबुल मुजाहिदीन का एक उभरता हुआ ऐसा कमांडर था जिसे सोशल मीडिया से बहुत प्यार था। 2 साल बाद वर्ष 2016 में बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसकी मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा का तेज दौर शुरू हो गया था। बहुत खून बहा था और पूरी कश्मीर घाटी लाल हो गई थी। आदिल को इस बार हाथ से निकलने नहीं दिया जा सकता था। वह पहले ही कई बार ऐसे मौकों पर बचकर निकला था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कई टीम भेजी गई। हर बार हाथ निराशा ही लगी और सैनिकों की हताशा बढ़ती गई। बारूद सुरंगों से सुरक्षित कैस्पियर वाहन कमांडो को लेकर हरदुमीर से उस लोकेशन की ओर बढ़ रहा था जहां आदिल मीर के छिपे होने की खबर थी।
हरदुमीर में कंपनी के ऑपरेशन बेस से एक ऐसा नज़ारा दिखता था जहां से कुछ ही दूर स्थित बूछू गांव के उसके चारों ओर के घने जंगलों समेत पूरा इलाका नजर आता था। कैप्टन डांगी ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और एक योजना बनाई। पहले तो उनका मन खुफिया सूचना के सही होने पर ही सवाल उठा रहा था, क्योंकि मीर जैसा आतंकवादी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वह अपने छिपे होने के बारे में सुराग मिल जाने दे और साथ ही वहीं पे छुपा रहे। 6 महीने से वह अपना पीछा करने वाले जवानों को चकमा देता आ रहा था। इस कला में उसका हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुका था, लेकिन कैप्टन डांगी के दिमाग में एक बात चल रही थी, आदिल की मौत या उसे जिंदा पकड़े जाने से हिजबुल मुजाहिदीन की रीढ़ तो टूट जाएगी। कैप्टन डांगी के ही शब्दों में वह कहते हैं, हमें 99% यह बात सही लग रही थी कि यह आदिल मीर ही है और 100% इस बात का भरोसा था कि हम उसे पकड़ लेंगे। मेरी टीम हमले के इंतज़ार में थी क्योंकि हमें इसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। अब उसे पकड़ने की बारी हमारी थी। आपको पता है, वह कभी भी सेलफोन इस्तेमाल नहीं करता था। वह अपनी सुरक्षा इतनी तगड़ी रखता था। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और सूरज अभी अगले कम से कम 90 मिनट तक छुपने वाला नहीं था। कमांडो नक्शे की लोकेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। कैस्पियर गाड़ी तेजी से सेबों के बागीचों, आसमान छूते चिनार के पेड़ों और हरे भरे धान के खेतों के बीच से दौड़ती जा रही थी। कैप्टन डांगी और उनके जवानों ने तुरंत रणनीति सीखी थी। वे 10 मिनट में से कम के समय में ही उस जगह पर पहुंच गए। कैप्टन डांगी गाड़ी के भीतर अपने जवानों के साथ हुई बातचीत याद करते हुए बताते हैं, अंधेरा होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना है। उन्होंने यह बात जवानों को दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह बात जवानों को दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं थी। कमांडो जानते थे कि आदिल अहमद मीर को पकड़ने का यही आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी और फिर वह किसी प्रेत की तरह गायब हो जाएगा। और आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।